आर्या समाज, आर्या मीन्स बहुत अच्छा, श्रेष्ठ जी एक ऐसा समूह जिसमें सभी लोग अच्छे हों। आर्या समाज का ऐसा समूह है जिसमें सभी लोग अच्छे हैं, वो खुद भी अच्छे बनते हैं, दूसरों को अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। जी परंतु एक बात गवर्नमेंट को जरूर बताना चाहता हूँ कि यदि आपने सोसाइटी को शिक्षित करना है जी तो स्कूलों में आते हुए बच्चों को, टीचर को शिक्षित कर दो, उनको सही कर दो। वो कहते हैं ना भाई एजुकेशन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, मैं तो कहता हूँ लास्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। किसी देश को तबाह करना हो तो किसी की देश की उसकी जो पॉपुलेशन तो अलग बात है, उसी एजुकेशन को नष्ट कर दो तो देश को तो राज हो देश जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। आप पेपरों का कंपैरिजन कर लो, बोर्ड के पेपर को सामने रख लो और कंपटीशन को सामने रखो, रात दिन का फर्क है। मतलब मैच ही नहीं करता। पता ही नहीं, मतलब बच्चों को जो चीज सिखानी चाहिए ताकि वो कंपटीशन के लिए तैयार हो सकें, वहाँ कहीं ना कहीं कमी है। नहीं, कहीं नहीं है ही कमी है। टीचर को दोष ना दो, स्टूडेंट का दोष दो। जी एज अ इंडिविजुअल जी मैं ये सोच लूँ कि मैंने एक इंसान बनना है, मैंने मॉरल वैल्यूज अपने आप को लेकर देनी जी। है। मैं तो वही कहूँगा, ये ठीक है आर्य समाज कहते हैं, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, भाई खुद श्रेष्ठ बनना है, दूसरे को श्रेष्ठ बनाना है। जी। यदि ऐसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे, ये टीचिंग, ये हमारे टीचर बहुत इंटेलिजेंट है। मैं बताऊँ कि यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे बहुत अच्छे बने, संस्कारी बने, तो पहले खुद संस्कारी बने। कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपके समाज और देश की तस्वीर बदल सकती है। यदि आप शिक्षित हैं, समाज में आपका नाम भी होगा और सम्मान भी होगा। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिसने शिक्षा के जगत में 51 साल अपनी सेवाएं दी हैं। उसी संस्था में पढ़े, उसी संस्था में लेक्चरार रहे, फिर उसी संस्था में प्रिंसिपल और उसी संस्था में डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और इनके अंडर जो आते थे करीब करीब 1000 शिक्षण संस्थान आते थे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जेपी शूर की। हमारे आज विशेष मेहमान हैं जेपी शूर। शूर साहब नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी भंडारी साहब। शूर साहब, पहले तो आप ये बताएं, देखिए 51 साल 51 ईयर्स, अगर 1972 से आप शिक्षा के जगत में काम कर रहे हैं। डीएवी स्कूल हाथीगेट जो संस्था है, वहाँ पर आपने उस स्कूल से अपना कैरियर शुरू किया था, वहीं आपने पढ़ाई की, वहीं पर आप लेक्चरर भी बने, वहीं आप प्रिंसिपल भी रहे, और वहीं उसी संस्थान में, जिस संस्था में आप कभी बच्चा पढ़ता था, उसमें डायरेक्टर उच्च पोस्ट पर रहे। तो क्या आपको कभी सोचा था कि इस पद पर भी पहुंचूंगा जी मैं? भंडारी साहब, ऐसे है कि मेरे पिताजी अध्यापक रहे हैं जी पिताजी के साथ जब उनकी कहानियाँ सुननी, उनके उपदेशों को सुनना जी तो मेरे मन में ये प्रभाव रहता था कि एक अध्यापक का कार्य बहुत ही अच्छा कार्य है, और मैंने भी ये मन बना लिया था कि मैं भी अपने जीवन में अध्यापक बनूंगा। ये मेरा जो बेस था, वो मेरे पिताजी एक अध्यापक थे, और एक इम्प्रेशन उन्होंने छोड़ा था कि जितने भी मर्जी प्रोफेशन हो, जो भी मर्जी नौकरी हो, उसमें से सभी अध्यापक का कार्य अच्छा कार्य हो। नंबर 1 अध्यापक है। देखिए, आप बात, आपके पिताजी की बात भी बिल्कुल ठीक थी, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये कहते हैं कि गुरु जो है वो बच्चे को ऐसी शिक्षा दे तो वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन मेरा इससे सवाल जुड़ा ये है कि आजकल के बच्चों को क्या हो गया, कोई भी टीचर नहीं बनना चाहता। हर बच्चा, कोई कहता है कि मैं दूसरे फील्ड्स में जाना चाहते हैं, लेकिन टीचर नहीं बनना चाहते। क्या कारण है इसके? इसमें एक तो जैसे मैंने कहा, ये टेस्ट क्रिएट करने की बात है। अपना इंटरनल जो इंटरेस्ट है, सेंटीमेंट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। जी मैं बताऊं, जब मैंने एमए की, बीएड की, तो मैं अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए डीएवी कॉलेज गया। जी प्रिंसिपल सीएल अरोड़ा थे वहाँ उस समय प्रिंसिपल। तो मैं उसी कॉलेज में पढ़ा था। मैं एक ठीक स्टूडेंट था, पॉपुलर स्टूडेंट था, वो मुझे जानते थे। जी जी उन्होंने मुझे कहा कि शूर साहब, आप आज कैसे आए हो? मैंने सर, मैंने एमए कर लिया, बीएड कर लिया, तो अब कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो जो परमात्मा करेगा, आशीर्वाद आपका मिलेगा, तो वो मैं आगे अपना फ्यूचर करूँगा जैसे मुझे परमात्मा बताएगा। तो वो मेरी बाजू पकड़ करके अपने ऑफिस में ले गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एमए कर लिया, बीएड कर लिया, आप, मुझे पता है कि आपके पिताजी भी अध्यापक रहे हैं, तो आप हाथीगेट क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो स्कूल का मैनेजर होता है। जी तो मुझे पकड़ के ले गए अंदर, अपने ऑफिस में बैठाया, चाय भी पिलाई।
और उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की। ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा मन तो पहले ही था कि मैंने टीचिंग में जाना है। तो मेरे मन में था कि मैं प्रोफेसर के तौर पे जाऊं, मैं उसकी तैयारी करूं। नेट करना होता है, पीएचडी करनी होती है, जी, फिर जी, मैं जी। पढ़ने के लिए कोशिश करूंगा। परंतु उन्होंने कहा कि जो मर्जी करो, आप कंपटीशन की तैयारी करो। जब हमारा स्कूल है, आप एलिजिबल हो। उस समय प्रिंसिपल भगतराम हुआ करते थे। जी। वो आपको शायद पता है कि वो एक संत थे। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, ये सुनने वाली बात है जो मेरे पे छाप छोड़ी हुई है जी, आज जी, भी। जी, जी। उन्होंने प्रिंसिपल भगतराम को फ़ोन किया कि आई एम गिविंग यू ए जेम, ये एमए बीएड हैं, तो इनको हमने अपने स्कूल में एडजस्ट करना है। तो उन्होंने कहा, प्रिंसिपल भगतराम ने कहा होगा कि भेज दो। मैं उनके पास गया, उन्होंने आधा पौना घंटा मेरे से इंटरेक्शन किया, मेरे से अंदर की बाहर की इंटेलेक्चुअल्स बातें की। तो उन्होंने उसी समय मुझे टाइम टेबल दिया। ये मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट से ऐसे क्रिएट हो गए। जी, जी। मैं तो सर्टिफिकेट लेने गया था, जी। और सर्टिफिकेट लेते लेते मैं स्कूल में पहुंच गया। उस समय उसमें कोई भी पोस्ट नहीं थी उसको, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसे ही एडजस्ट कर लिया और मैं पढ़ाता रहा। जब पोस्ट, क्योंकि एडेड स्कूल था, जी। पोस्ट जो गवर्नमेंट की ओर से मिले तब भी एडजस्ट होता है। चलो परमात्मा, मैंने मेहनत की एज टीचर भी। मैं बता रहा था कि चाक और डस्टर मेरे हाथ में रहता था। इंग्लिश का टीचर था, क्योंकि मैंने एमए इंग्लिश की थी। मुझे लिखने का, पढ़ाने का बहुत शौक़ था। नहीं, आपका ना, मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं भी उसी स्कूल का छात्र रहा हूँ, 11 मैंने वहीं से की, तब हायर सेकेंडरी होती थी। हायर सेकेंडरी तो होती थी। आपका ना एक ऑरा था भी, सख्त बहुत हैं आपके हाथ में। कई डंडा बार मैंने होता है। छोटी भी डंडा भी आपके हाथ में, कहते भी पंजाबी च भी मास्टर आएगा ने मारना ही भी भजा। हाँ, ऐसे है। मैं बताऊँ, मेरे दिमाग में ये टीचिंग का तो फोबिया था ही, पर टीचिंग का काम करना। पर मेरे दिमाग में ये भी था कि वन शुड बिकम ऑलराउंडर, कि जब हम बच्चों को कहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऑलराउंडर बनना चाहिए, तो उसमें ये डिसिप्लिन की बात भी आती है। तो मैं शुरू से डिसिप्लिन में बहुत विश्वास करता रहा। मैं एनसीसी का ऑफिसर भी रहा और ऑलराउंडर खुद बनने की कोशिश की। जी। मैं एकेडमिकली, परमात्मा ने मुझे साउंड किया। मैंने ऐसे लिखाने, ग्रामर करानी, बोर्ड पे करवाया करता था। एक अच्छे टीचर का नाम मेरा हो गया। उसके साथ साथ जब डिसिप्लिन की बात, प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहना कि सारा ये 5000 बच्चा है तुम्हारे सुपुर्द है। तो मैंने जब पीरियड खाली हो जाना, ग्राउंड में खड़े हो जाना डंडा पकड़ के। तो ये पता चलता था भाई शूर साहब बाहर खड़े हैं, किसी ने बाहर नहीं निकलना। मेरा इतना, मैं डैशन नहीं कह सकता, पर डिसिप्लिन था। और ये भी है कि मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत रखता था, जी। क्योंकि सिर्फ जब अपने फिजिकली साउंड हो आदमी, साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड माइंड, ये मेरे दिमाग में था कि हेल्थ ठीक है तो तब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तो मैं एनसीसी ऑफिसर बना। स्पोर्ट्स में मैं वॉलीबॉल नेशनल लेवल पे खेला, और बच्चों के साथ इवनिंग को उनके साथ गेमें लगानी। तो मेरा ये था कि आई बिकेम वेरी पॉपुलर टीचर आल्सो, फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं फ्रेंडली आपके। रिलेशन। अच्छा सर, शूर साहब, एक आपने 18 साल तक एज ए डायरेक्टर डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट की जो एक कमेटी है उसमें दिए हैं। तो बहुत सारे स्कूल आपके अंदर आते थे, बहुत सारे कॉलेजेस आते थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती थी। तो आपको क्या लगा, देखिए आप 1972 से इसी एजुकेशन में हैं, क्या बदलाव अभी आया है और क्या बदलाव आने की ज़रूरत है, क्या चाहिए? देखो, मैं बताऊं, मैं कोई मुंह रखवी नहीं रख रहा। डिटेरियोरेशन तो है, जी। समाज में पतन तो आया है, जी। परंतु कोई बीज नाश नहीं है। जी। जैसे मैं डीएवी की बात करूं, डीएवी आज भी दूसरी संस्थाओं से आगे है। जी। क्यों आगे है? क्योंकि डीएवी जो समझता है कि आर्य समाज हमारी माँ है। जी। आर्य समाज को शायद आप समझते हैं, क्योंकि आप डीएवी के स्टूडेंट रहे हो। आर्य समाज, आर्य मीन्स बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, जी। एक ऐसा समूह जिसमें सभी लोग अच्छे हों। आर्य समाज का ऐसा समूह है जिसमें सभी लोग अच्छे हैं, वो खुद भी अच्छे बनते हैं, दूसरों को अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। जी। तो मैं सबसे पहले, मैनेजिंग कमेटी ने मेरे पे अपना आशीर्वाद दिया कि मैं डायरेक्टर तो था ही, पंजाब उप सभा, एपीपी सभा जो आर्य समाज का काम करती है, मैं पंजाब का प्रधान हूँ।
जिसके अधीन जितने भी अच्छे कार्य जो कैंप लगाने हैं, शारीरिक ट्रेनिंग देनी है, दूसरा कार्य करना है, अच्छा कार्य करना है, उसके लिए मैंने इतना लोगों को, सभी प्रिंसिपलों को साथ मिला करके इतने कैंप लगाए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप है, ट्री प्लांटेशन है, जितना भी आप अच्छा कार्य समझो उसमें कार्य करने के लिए मैंने इन स्कूलों को इन्वॉल्व किया। नहीं देखिए, कोई शक नहीं है, आप जो कह रहे हैं कि डीएवी का बहुत ज़्यादा जो है योगदान रहा है, लेकिन जो आपने डिटोरेशन की बात की है उसको क्या समझते हैं, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो हालात बदलते गए जी पेरेंट्स वो पेरेंट्स नहीं है। जैसे मैं अपने पिता की बात करता हूँ, पिताजी मुझे बताया करते थे जब पाकिस्तान में वो रहा करते थे कि मैंने अपने बच्चों को स्कूल के बाद इवनिंग को अपने घर बुलाना, जी उनको 2-2 3-3 घंटे पढ़ाना। वो नहीं कि ट्यूशन पढ़ाया करते थे, एक पैसा नहीं लिया करते थे, पर वही कन्वर्ट हो गया ट्यूशन्स में। टीचरों में मैं कहना नहीं चाहता उनको लालच समझ लो या मॉनेटरी गेन समझ लो, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये डिटोरेशन आई। नहीं, वो टीचर और आज के टीचर में वो फ़र्क नहीं, है। उसमें सर ये हो गया ना जी, मैं सॉरी आपको फिर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि महंगाई हो गई, महंगाई का दौर, आज एक शिक्षक को इतने पैसे नहीं मिलते थे, फिर उसने घर चलाने के लिए ये भी काम शुरू किया। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा भंडारी साहब डिफ़र करता हूँ। वो वक़्त था जैसे मैंने भी, मेरी पहले महीने की तनख्वाह 131 रुपये मिले थे, जी परंतु गवर्नमेंट ने अब इतनी पे कर दी है, एक टीचर कम से कम 70-80,000 इवन 1 लाख तक भी ले रहा है। मेरा ख्याल है किसी को 70-80 हज़ार 1 लाख मिले वो कम पैसे नहीं हैं। जी वो पैसों की अब बिल्कुल वो होड़ नहीं रही। जी तो सिर्फ होड़ ये है अपने मन की संतुष्टि की, कि मोस्टली लोग अपने आप में संतुष्ट नहीं होते। जैसे कोई मुझे पूछे कि आप मन की स्थिति आपकी क्या, मैं कहूँगा पे आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। तो मैंने ट्यूशन नहीं की और मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया, बच्चे आप मेहनत करते हैं, ये मेरी दौलत है। नहीं, आपने जैसे कहा आपके पिताजी 3-3 घंटे बच्चों को फ्री शिक्षा देते थे, तब एक ज़माना था वीक क्लासेस भी लगती थी, आजकल वो सारा सिनेरियो चेंज हो गया। हाँ, मतलब उसमें आपको समझते हैं कि कॉरपोरेट हाउसेज एंटर हो गए, बड़े बड़े जो दिखता है वो बिकता है। आजकल मेरे नहीं ख्याल से अमृतसर में कोई भी ऐसा प्राइवेट स्कूल होगा, हाथी गेट ने जितने डॉक्टर, जितने ऑफिसर, जितने बंदे प्रोड्यूस किए हैं, उसके मुकाबले में सभी स्कूलों ने मिलकर भी किए हों। बिल्कुल नहीं किए। वही मैं ये कहता हूँ कि इफ़ वी क्रिएट कंजीनियल एटमॉस्फेयर जी इन फैमिली, इन इंस्टीट्यूशन, वो संस्था दूसरों से डिफर करेगी। डीएवी हाथी गेट इसलिए अलग है क्योंकि वहाँ के इन्वायरमेंट्स अलग थे। जी मैं एक अध्यापक रहा, मुझे पता है मैंने क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाना है और मैंने वो माहौल क्रिएट करना है वहाँ बच्चे जो पढ़ें। और मैंने उस समय ये देखा कि पेरेंट्स मेरे पास आया करते थे, वो कहते थे कि सर हम आप पे बहुत खुश हैं, हमारे बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और बनते रहे। आज पेरेंट्स में माइंड ना करना, पेरेंट्स में डिटोरेशन आई है। पेरेंट्स पहले था बच्चे डरते थे, अब पेरेंट्स डरते हैं। मैं जब प्रिंसिपल था, मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। मैं, आप जैसे आपने बताया कि मैं बहुत टाइट रहूँ, एज प्रिंसिपल भी बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ। तो मैंने रिसेस में कुछ लोगों की, कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगाई थी कि बच्चों को देखना, उनकी हरकत गलत ना हो, कोई उनकी हैबिट कोई गलत ना हो। एक बार एक टीचर एक बच्चे को लेके आया, वो डेली, मतलब उस समय की बात कर रहा हूँ, मतलब उसने 50, 100, 200, 500 तक भी उसने रोज़ खर्चना। जी वो पकड़ के लेके आया, भाई सारा ये बच्चा जो है रोज़ इतने पैसे लेके आता। मैंने उसके फादर को बुलाया, वो फादर कहता है भाई सर प्रभु की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, पता नहीं कितने ले आता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे गुस्सा तो आया उस पर। वो कहता है भाई मैं अपनी कमाई करके जो पैसे आते हैं मैं एक अलमारी में रख देता हूँ और ये पता ही नहीं है भाई कितने पैसे निकाल के ले आता है। अब मुझे ये बताओ, वो बच्चे का दोष है कि फादर का दोष है? ये तो पिता का दोष हो गया। पिता का दोष हो गया। और जब मैंने उसको, बच्चा सामने नहीं था, उसको डांटने की कोशिश की, कि तू फादर है, फादर का ये रोल है। कहता सर मैं हेल्पलेस हो गया, अब इसको कंट्रोल मैं कर नहीं सकता, प्लीज़ इसको सुधार दो। मैंने बच्चों को बुला करके पता नहीं क्या क्या बातें की,
उस समय उसने बच्चे ने कसम खाई मेरे सामने कि सर मैं जो आप कहोगे 1 रुपया कहोगे तो 1 रुपया, 2 रुपये कहोगे 2 रुपया लेके आऊँगा, ऐसे नहीं करूँगा। अच्छा सर, आपका देखिए बहुत एक्सपीरियंस रहा है। पंजाब सरकार चाह रही है कि स्कूल ऑफ फेमिनिन्स खोलें। अगर सरकार आपसे कुछ सुझाव मांगती है, देखिए वॉलंटरी अब आप अमृतसर में हैं, बहुत घर आ गए हैं, कह लीजिए अपना, यहाँ बैठ के आप अपनी सेवाएं देंगे, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? क्योंकि आज भी जो हमें लगता है कि बॉर्डर एरियाज़ में स्कूल टीचर नहीं हैं, एक ही टीचर को 6-6 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ रहे हैं, एक ही टीचर को 5-5 क्लासेस पढ़ानी पड़ रही हैं। मैं गवर्नमेंट को आपके माध्यम से मैं कोई एडवाइस या सुजेशन तो नहीं देना चाहता जी। परंतु एक बात गवर्नमेंट को ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यदि आपने सोसाइटी को शिक्षित करना है जी। तो स्कूलों में आते हुए बच्चों को, टीचर को शिक्षित कर दो, उनको सही कर दो। जी। वो कैसे, जैसे आपने कहा, मैं भंडारी साहब ऐसा बताता हूँ, एडेड स्कूल एक ऐसे हैं जिसको 95% गवर्नमेंट दे रही है। जी। 67 में इनको ग्रांट मिलनी शुरू हुई थी। जी। जिनको जितनी पोस्टें थी, जितनी उनकी पॉपुलेशन थी, उस हिसाब से पोस्टें मिली हुई थी। जी। आज वो स्कूल में, किसी स्कूल में 5 टीचर हैं जो एडेड पोस्ट में हैं, किसी में 2 हैं, और एडेड स्कूल वो कहते हैं हम चला रहे हैं। हमें तो मतलब बंद होने का कगार पर आ गया है। उनको ये नहीं पता चलता कि मान लो एक स्कूल में 2000 बच्चा है, 1000 बच्चा है, 12वीं तक क्लासें लग रही हैं, तो 2 टीचर हैं, कैसे पढ़ाएंगे? और यदि मैनेज कमेटी या स्कूल वाले टीचर अपॉइंट करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो कहते हैं फीस भी नहीं लेनी। ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने, जो मैं समझता हूँ, वो कहते हैं ना, पे एजुकेशन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, मैं तो कहता हूँ लास्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी ही देनी चाहिए। जी। यदि हमारी संस्थाएं ठीक हो जाएं, हमारे टीचर ठीक हो जाएं, बच्चे ठीक हो जाएं, ये हमारा देश एक नंबर पे आएगा। मैं बताऊं, सोने की चिड़िया बन जाए। सोने की चिड़िया बना। और ये भी मैं बता दूं कि यदि कहते हैं किसी देश को तबाह करना हो तो किसी की देश की, उसकी जो पॉपुलेशन तो अलग बात है, उसी एजुकेशन को नष्ट कर दो, तो देश को तो रात हो देश जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यदि देश को हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, प्रॉस्परस हो, तो उसकी एजुकेशन लाइन को ठीक करना चाहिए। अच्छा सर, एक और इसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि आपने बहुत साल सेवाएं दी हैं, ये मेरा सौभाग्य है, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये जो आजकल एक कल्चर हो गया है कि बड़े बड़े संस्थान खोल दिए गए, बात फिर वही आ जाती है भी सरकारें अपनी हमें किसी को दोष नहीं देना है, किसी को दोष नहीं देना है, इनकी जिम्मेदारी भी, अपनी जिम्मेदारी से ये भाग रही हैं। जिम्मेवारी नहीं, मैं कहना भागने वाली बात नहीं, उस लेवल पे इनकी सोच नहीं है। जैसे कंपटीशंस हैं जी। कोई MBBS के लिए जाना चाहता है, इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहता है, दूसरी PCS IAS के लिए जाना चाहता है। हमारी आज भी जो सिलेबस लगे हैं +2 तक या दूसरे, उसके साथ तालमेल ही नहीं। कंपटीशन के लिए इनके क्लासें लगती नहीं स्कूलों में। तो बच्चे पंजाब के कोटा मशहूर हो कोटा गया, बजा, देखिए। क्योंकि वो हमारी मूर्खता, हमारी गवर्नमेंट की मूर्खता है। यदि क्लासों में, स्कूल में ऐसा उनके साथ प्रावधान किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, वहाँ क्यों भागे जी? जैसे पंजाब के लोग बाहर अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही। इसी तरह ही यदि स्कूलों को हम साउंड नहीं करते, हम कंपटीशन में भेजते हैं, या तो बोल दो कि +2 का ये सिलेबस है, इसी के सिलेबस के बाद ही हमने उनको एडमिशन देनी है, चलेगा। आप पेपरों का कंपैरिजन कर लो, बोर्ड के पेपर को सामने रख लो और कंपटीशन को सामने रखो, रात दिन का फर्क है। मतलब मैच ही नहीं करता, पता ही नहीं। मतलब बच्चों को जो चीज़ सिखानी चाहिए ताकि वो कंपटीशन के लिए तैयार हो सकें, वहाँ कहीं ना कहीं कमी है। नहीं, कहीं ये है ही कमी है। हम कुछ नहीं, सिलेबस है, रट्टाफिकेशन है, उसने +2 का एग्ज़ाम देना, ठीक है, सिलेबस सामने पड़ा, उतना पढ़ा दियो, बात खत्म। या तो उसमें ही उसका कंपटीशन में ले लो टेस्ट, भेज दो उनको। वो जब वो टेस्ट होता है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। अच्छा सर, एक और सवाल है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, आपको ये लगता नहीं? देखो क्यों हो रहा है, वो डिटेरियोरेशन कर, पतन करके। जी। टीचरों को, जैसे कई तरह के, जैसे हमारी प्राइवेटेशन है, जो हमारे पब्लिक स्कूल चलते हैं, वो सेल्फ सफिशेंट है, वो फीस चार्ज भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं, टीचरों को वो सैलरी भी देते हैं। जी जी। जो गवर्नमेंट के हैं, मुझे ये बताओ, सैलरी तो उनको मिलती है, और सैलरी मिलने के बाद क्या गवर्नमेंट के पास वो ऐसा माहौल है जो स्कूलों के अंदर का, गवर्नमेंट के या एडेड स्कूलों का, कि उनको वो चेक कर सकें? जो पब्लिक स्कूलों में एक टीचर, एक प्रिंसिपल अपनी टो पे रहता है,
एक एक पीरियड चेक करता, उनके सिलेबस चेक किए जाते हैं, काम चेक किया जाता है। यहाँ मुझे आप जा कर के नोटबुक चेक कर लो गवर्नमेंट स्कूलों की, ये कहते हैं भाई ठीक है गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि हम बहुत मेडिकल पे एजुकेशन कर रहे हैं। आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ, जैसे मैं एक टीचर रहा हूँ, मैं खुद लिख करके टीचिंग कराया करता था। इंग्लिश के ग्रामर करवानी, ऐसे कराना, मुझे बताओ इनकी कापियाँ नोट कर लो फिर कितना काम कराया। फ़र्क है। मैं टीचरों के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहता, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहता, हमारा सिस्टम अभी ठीक नहीं है। अच्छा सर, अब आपने 50-51 साल सेवाएं दी हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ भी इसका सार क्या है आपके जीवन का, शिक्षा का, तो चंद शब्दों में आप उसे कैसे बयान करेंगे? पहले मेरा तो सिंपल ही है, गवर्नमेंट ने क्या करना छोड़ दो, किसी को दोष ना दो, जी टीचर को दोष ना दो, स्टूडेंट का दोष लो। जी एज इंडिविजुअल जी मैं ये सोच लूँ कि मैंने एक इंसान बनना है, मैंने मॉरल वैल्यूज़ अपने आप को लेके देनी है। जी। मैं तो वही कहूँगा, ये ठीक है आर्य समाज कहते हैं, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, भाई खुद श्रेष्ठ बनना है, दूसरे को श्रेष्ठ बनाना है। जी। यदि ऐसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे, ये टीचिंग, ये हमारे टीचर बहुत इंटेलिजेंट है। मैं बताऊँ, यही टीचर बाहर जा कर के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनकी ऑनर होती है, ये टीचर को रिकॉग्निशन नहीं इधर मिलती। मतलब सर वो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि क्या सरकार को क्या कोई कमेटी बनानी चाहिए ऐसी भी, जिस तरह आप शिक्षित समाज है और समाज आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्लों को किस तरह, देखिए नशा बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उसलिए अगर वो यही है क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी जो है, एजुकेशन की कमी है जहाँ मुझे लगता है, क्वांटिटी तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन क्वालिटी है वो कहीं दिखने क्वालिटी जो मैंने कहा पे मॉरल वैल्यूज़ की बात, जिस इंसान में मॉरल वैल्यूज़ है वो क्वालिटेटिव साइड पे जाएगा। हमारे आज भी मान लो बहुत जोर लगाते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हमने स्कूलों को सुधार दिया, स्कूलों को उनकी बिल्डिंग्स बना देंगे, टीचर्स की डीए दे दिया, वो दे दिया। हम टीचिंग इफेक्टिव करें और टीचिंग उस तरह की इफेक्टिव करें कि जिसमें ना मॉरल वैल्यूज़ की बात चले। जैसे डीएवी में क्या होता है, एकेडमिक साइड पे साथ आर्य समाज का काम, उनमें हम धर्म शिक्षा की बात करते हैं, वहाँ जो किसी रिलीजन को नहीं पढ़ाया जाता, मॉरल वैल्यूज़ पढ़ाई जाती हैं कि एक इंसान अच्छा इंसान कैसे बन सकता है, माता पिता का कहना मानना, टीचर का कहना मानना, एक अच्छा इंसान बनने के लिए और क्या क्या गुण लेने हैं वो सिखाए जाते हैं। अच्छा सर, मैं चाहूँगा थोड़ा परिवार के बारे में बताएं, क्या किस तरह परिवार को समय दे पाते थे? आमतौर पे तो होता ना जी, रिटायरमेंट हो गई है तो फिर आपने तो बहुत साल सेवा दी, 18 साल तक दिल्ली में रहकर आपने काम किया, तो परिवार को कैसे मैनेज देखो करते रहे? मेरे माइंड में सदा ही ये रहा कि एक इंसान की जो प्रॉपर्टी है, धन दौलत कोठियाँ कारें नहीं हैं, जी उसकी प्रॉपर्टी उसकी जायदाद है। बच्चे बच्चे हैं। जी जी मेरे दिमाग में शुरू में यह रहा कि मान लो मैं इतना अमीर नहीं हूँ, यदि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा करके अच्छी जगह पे सेट कर गया, वो मेरी जायदाद बनेगी। मैं समझता हूँ परमात्मा का इतना आशीर्वाद मुझे मिला, जो मैंने सोचा था वो हुआ। मैं बड़े बेटे को डॉक्टर बनाया, छोटे बेटे को लेक्चरर बनाया, उनकी वाइफ जो डॉक्टर ला मेरी दिए हैं, उन बच्चियों के समान है, वो भी वेल एजुकेटेड हैं। और वो ही मैं एक सभी अपने साथियों को कहना चाहता हूँ, भूल जाओ ये कोठियाँ कारें काम नहीं आनी, वो काम आनी है उनकी जायदाद, जो बच्चे हैं, जो बच्चे, उनको शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, इंसानियत दो और अच्छे बनेंगे। आज मुझे इतनी खुशी, मैं लकीएस्ट डे आज मानता हूँ कि मैंने बच्चों को कहा था कि ठीक है मैं इधर आ रहा हूँ तो छोटा सा हम रखेंगे, अपनी गेट टुगेदर होगी, परंतु इन्होंने एक मैसेज दिया समाज में कि मेरे डैडी आ रहे हैं, तो लोग आपने देखा होगा हज़ारों की गिनती में लोग आए। जी जी बिल्कुल, हज़ारों में, बहुत कोई शायद ऐसा शहर का बड़ा लीडर नहीं होगा जो यहाँ आया। मैं समझता हूँ ये संस्कार हैं जी। लोग किसके साथ जुड़ते हैं? जहाँ संस्कार मिलते हैं जी, जहाँ अच्छाई मिलती है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी असली जायदाद मेरे ये बच्चे हैं, जो मैंने चाहा था। धन्यवाद शूर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी है कि पैसा, धन दौलत, कारें, कोठियाँ कुछ नहीं, बच्चों को देना है तो शिक्षा देके जाइए, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, शिक्षित होंगे, समाज में अच्छा नाम होगा, पैसे तो वो खुद कमा लेंगे। बाकी इन्होंने सरकार को भी बड़ी अच्छी सलाह दी है कि अगर किसी देश का, समाज का, उसका प्रगति करनी है, उसकी तो बच्चे का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को शिक्षा कैसे मिलेगी? स्कूलों में अच्छी जो है वहीं से ही अच्छी जो है शिक्षा की शुरुआत होगी। बाद में तो फिर कंपटीशन है, कंपटीशन में लोग हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। शूर साहब, एक मेरा लास्ट आपसे निवेदन, कुछ मैसेज आप लोगों को देना चाहें?
मैं अपने सभी पेरेंट्स को, क्योंकि मैं भी एक फादर हूँ, उनको यही बताना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे बहुत अच्छे बने, संस्कारी बने, तो पहले खुद संस्कारी बनो। आप चाहते हो कि मेरा बच्चा पंक्चुअल हो और रेगुलर हो, तो आपको भी पंक्चुअल और रेगुलर होना पड़ेगा। जी। यदि आप चाहते हो कि मेरा बच्चा कोई नशा ना करे, आपको ये सिद्ध करना होगा कि मैं कोई नशा नहीं करता, बच्चा आपको देख ना सके। जी। मतलब जो आप अपने बच्चों को देखना चाहते हो, वो खुद बन करके दो। ये थे जेपी शूर। 51 साल तक शिक्षा के जगत में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। किस तरह उन्होंने बताया कि कैसे बच्चे को किस तरह सुधारा जा सकता है और समाज को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। उसी स्कूल में ये पढ़े, उसी स्कूल में लेक्चरर बने, उसी स्कूल में प्रिंसिपल रहे, फिर उसी संस्था के डायरेक्टर बने। ये सिर्फ अपने काबिलियत के बल पर, किसी की सिफारिश पर इन्होंने ये काम नहीं किया। ये एक मिसाल है हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। शिक्षित करें अपने बच्चों को, बैंक बैलेंस ना देके जाएं। और इन्होंने जो बात करी है कि बच्चा जो घर में देखता है वही वो सीखता है। आप आइडियल बने, खुद नशा ना करें तो आपका बच्चा नशा नहीं करेगा। सरकारों को दोष देना लोग बंद करें और अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। अमृतसर से डी4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी।